शुरुआत करते हैं और जैसे आपको हम निवेश रणनीति बताते हैं शो में, उसी तरह जब आपके लक्ष्य नज़दीक आ रहे होते हैं तो उस लक्ष्य के नज़दीक आने पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। पैसों को अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल के कहाँ आपको पैसे रखने चाहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य नज़दीक आ चुका है। बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने कमाई कर रखी है, अगर आपने एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा कर रखा है तो उस कॉर्पस को आप प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। अगर आपने इक्विटी ओरिएंटेड अप्रोच एक अपनाई थी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ही लक्ष्य, क्योंकि ये लक्ष्य माता पिता के लिए काफ़ी अहम होता है। अब अगर आपने उसमें एक इक्विटी ओरिएंटेड अप्रोच रखी है, आपने भले ही स्टॉक्स में निवेश कर रखा हो, आपने भले ही म्यूचुअल फंड के जरिए लगा रखे हो पैसे बाजार में, लेकिन वो लक्ष्य के नज़दीक आने पर आपने जो कमाई की है उस कमाई को आप कहाँ ट्रांसफ़र करें, अपने कैपिटल को आप कैसे प्रोटेक्ट करें, तमाम पेचीदगियाँ होती हैं जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि लक्ष्य आंक लिया जाता है, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हो जाती है, लेकिन जैसे ही गोल नज़दीक आ रहा होता है, ऐसे में बाज़ार में अगर उतार चढ़ाव आए तो लोगों में परेशानी आ जाती है। और लाजमी भी है क्योंकि आप उतना कॉर्पस इकट्ठा कर चुके हैं, तो उस पैसे को भी डाइवर्ट करने के और डाइवर्सिफाई करने की स्ट्रैटेजी होती है, जिस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जो इस पर विस्तार से बात करेंगी। तो श्वेता, जैसे इन्वेस्टमेंट शुरुआत की रणनीति हम बताते हैं दर्शकों को, उसी तरह बहुत ज़रूरी होता है कि गोल जब नज़दीक आ जाए तो उसके बाद भी एक री इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है, या एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहां पर आपकी कमाई सुरक्षित रहे। मैं यहाँ पे कुछ केसेस और सिनेरियो समझना चाहती हूँ। इसमें चर्चा में हम रिटायरमेंट को अलग से ट्रीट करेंगे श्वेता, बिकॉज उसका लक्ष्य थोड़ा सा अलग होता है, उसकी प्लानिंग थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्स की मैं बात करूं तो घर खरीदना हो गया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो कि बहुत अहम गोल है, हम ट्रेडिशनली इम्पॉर्टेंट गोल्स की बात कर रहे हैं जिसके लिए लोगों को पैसे बचाने होते हैं, एक्चुअली होते हैं। घर शामिल होता है, पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शादी शामिल होती है, कईयों के पास गाड़ी खरीदने का भी एक लक्ष्य होता है और रिटायरमेंट का तो लक्ष्य होता ही है। क्या होता है श्वेता, अगर इन बुनियादी लक्ष्यों के नज़दीक आते आते आप अपनी रणनीति अगर नहीं चेंज करें तो क्या सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है? जी कविता जी, ये एक्चुअली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम हमारे लक्ष्य के नजदीक पे पहुंच चुके हैं और हमने जो पैसे बनाए हैं, बचाए हैं, जिस लक्ष्य के लिए हम उसे नुकसान में नहीं डालना चाहते, तो क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। जैसे आपने कुछ लक्ष्य कहे, मैं एक्चुअली इन लक्ष्यों को दो भागों में स्प्लिट कर दूंगी। कुछ हमारे गोल होते हैं, जैसे यू नो कहीं हॉलिडे पे जाना, एक गाड़ी खरीदना, तो समझ लीजिए इन गोल्स के लिए आपको, जब आप उस समय पहुंचते हैं तो सारा ही अमाउंट लमसम चाहिए रहेगा। जैसे कि आपका एक लक्ष्य था कि मुझे 3 साल बाद गाड़ी खरीदनी है, जिसके लिए मुझे 10 लाख रुपयों की जरूरत होगी। अब अब आप जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो आप अंत तक नहीं रुकेंगे। समझ लीजिए आप 9वें साल में पहुंच गए हैं और आपने 9.5 लाख या 10 लाख का आपका कॉर्पस जमा हो चुका है। इस समय पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी जो एसेट एलोकेशन थी, अगर शुरुआत में अगर आपके पास 10 साल का समय था तो इसमें कुछ इक्विटी होगा, कुछ डेट होगा। 9वें साल में आपके लक्ष्य के पहुँचने के 1 साल पहले आपने ये सारा मूव कर जाना चाहिए डेट में या एक सेफ इंस्ट्रूमेंट में। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगले 1 साल में अगर मार्केट में उतार-चढ़ाव होता है, कोई इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से रिटर्न में कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इम्पैक्ट हो, आपका जो लक्ष्य है, वो नहीं बदलेगा। आपने जो कॉर्पस जमा किया हुआ है लक्ष्य के लिए, उसे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब दूसरे तरह के लक्ष्य होते हैं, जैसे घर खरीदना हुआ, जिसके लिए आपको ना ही एक डाउन पेमेंट की ज़रूरत होगी, प्लस आगे जाकर उनमें ईएमआईज़ के खर्चे होंगे या बच्चों की पढ़ाई। अब बच्चों की पढ़ाई के लिए आम तौर पर ऐसे होता है कि आपको एक 3 साल का कोर्स होगा या 4 साल का कोर्स होगा। तो 1 साल में तो पैसे देने ही हैं, अगले 2-3 सालों तक आपने वो पैसे देने होंगे। तो उनके उन लक्ष्यों के लिए जहाँ पे आपको पूरा ही अमाउंट एक समय पे नहीं, लेकिन आपका जो लक्ष्य का अमाउंट है वो 2-3 सालों के गैप पे चाहिए रहेगा, उसकी स्ट्रैटेजी आपके लिए एक अलग होनी चाहिए। तो वहाँ पर
SWP एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर लेता है। तो 2 चीज़ें आपने ध्यान श्वेता, में मैं रखनी आपको यहाँ होगी। पे आप रोकती हूँ। तो श्वेता, मैं आपको जी, यहाँ पे रोक रही हूँ इसीलिए क्योंकि हमें इस कॉन्वर्सेशन को स्टेजेस वाइज लेकर जाना है। अभी तो आपने बताया कि आपने पैसों को आप नहीं निकाले तो कैसे आपके जो कॉर्पस आपने इकट्ठा किया है उस पर रिस्क आ सकता है। उस रिस्क में एक चीज़ मुझे ये समझनी है कि किसी की अगर इक्विटी ओरिएंटेड अप्रोच हो और किसी ने अगर बहुत सालों से निवेश कर रखा हो और बाजार में हल्का भी उतार चढ़ाव हो जाए तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी सारी रकम चली जाएगी, है ना? जितना कमाया हुआ पैसा है वो कम ज़रूर हो सकता है, लेकिन बाज़ार का उतार चढ़ाव महज एक रिस्क है जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने एक गोल की जब शुरुआत की है, निवेश करने की शुरुआत की है, निवेश करते करते आपको रियलाइज़ हुआ कि जितना आप इकट्ठा करना चाहते हैं वो तो कम है। अब भले ही गोल 1-2 साल दूर रह चुका है, लेकिन आपने पैसे इक्विटी में ही रखे हुए हैं क्योंकि आपको ये लग रहा है कि मैं शायद कम पड़ जाऊं अपने लक्ष्य के लिए, इसीलिए मुझे 1-2 साल और इक्विटी में पैसे रखने चाहिए। इस तरह की सोच होगी तब भी क्या रिस्क होगा इक्विटी में पैसे बनाकर रखने का? जी। देखिए, अगर आप लंबे समय में इक्विटी में हैं तो आम तौर पर जैसे हम कहते हैं कि वो 11-12% की एक रिटर्न बन जाती है। लेकिन हर साल ना अगर कोई मेजर इवेंट ना भी हो, तो हमने देखा है कि मार्केट में एक 12 से 15% की एक गिरावट पीक से लेके बॉटम तक आती है। ये जाता है कि अगर आपका जो गोल अमाउंट था, समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 10 लाख था, आप करीबन 10 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। तो मार्केट में अगर थोड़ी बहुत गिरावट हो गई, आपके लक्ष्य को कोई नुकसान नहीं होगा, आप उसे अचीव कर पाओगे, राइट? तो इतना कोई रिस्क नहीं है, कोई जोखिम नहीं है इक्विटी मार्केट के गिरने का। दूसरा हो सकता है कि यू नो आप जब चाहते थे, आपका गोल नजदीक आ रहा है, कोई मेजर इवेंट आने वाला है मार्केट में, बजट होगी, इलेक्शन होगा या कोई भी एक मेजर इवेंट है उसी समय। तो इसे ध्यान में रखते हुए बहुत जरूरी हो जाता है कि लक्ष्य के आने के 1 साल पहले आप उसे डेट में मूव कर जाएं, या अगर आप एकदम कट टू कट चल रहे हैं अपने गोल अमाउंट से। अगर आप 10 लाख चाहते थे, आप 11 लाख पे हैं, तो आप उसे 100% डेट पे ना मूव कर जाएं। मैं कहूंगी फिर भी उस केस में आप 60 से 70% आपका जो लक्ष्य का अमाउंट था उसे डेट में मूव करके थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा है उसे आप इक्विटी में रख सकते हैं। तो आम तौर पर ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सो दैट आपके पास एक पीसफुल स्लीप है कि मेरा जो भी लक्ष्य था वो आसानी से पूरा हो जाएगा। अंत में मुझे परेशानी नहीं होगी। अब मेरे ख्याल से हम गोल वाइज बात कर लेते हैं। अब आपने कहा कि 1-2 साल बचे हों अपने गोल में तो आपको पैसे निकालने शुरू कर देने चाहिए। तो ऐसे में पैसे अगर इक्विटी और डेट में ही आप ट्रांसफ़र करेंगे, इक्विटी से निकाल के आप डेट में डालना चाहेंगे बिकॉज़ आप सेफ़र इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में पैसे डालेंगे, तो वो प्रक्रिया क्या चरणबद्ध तरीके से होनी चाहिए या एक साथ ही आप सारे पैसे निकाल लें? ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कोई लक्ष्य है, अब उसमें आपने अच्छा खासा कॉर्पस तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन नॉट नेसेसरी वो कॉर्पस आपको उसी वक्त इस्तेमाल में लाना पड़े, है ना? आप धीरे धीरे शायद उस पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। भले ही फर्स्ट फेज़ ऑफ द रिक्वायरमेंट 2 साल पहले हो, 2 साल के बाद हो, लेकिन उसके बाद शायद चरणों में आप वो पैसे निकालें। तो कैसे अपने पैसों को आप शिफ्ट करें फिर? क्या कुछ पार्ट आप इक्विटी में रहने दें और जितने पैसों की फ़िलहाल ज़रूरत पड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो आप उसको अलग से निकाल के रख लें? कैसे इसको स्ट्रैटेजाइज़ करें? जी, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जैसे बच्चों की पढ़ाई आमतौर पर 3-4 साल के कोर्सेज़ होते हैं और हर साल आपको एक अमाउंट की आवश्यकता होगी। तो इस समय में आपने क्या करना चाहिए, आपको सारा पैसा इक्विटी से डेट में मूव करने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर। अगले 2 साल की आपकी जितने भी खर्चे होंगे, ट्यूशन फी हो गई, लिविंग एक्सपेंसेस हुए, जितना भी अगले 2 साल में आपको खर्चा होगा, उतना पोर्शन आप डेट में मूव कर जाएँ। बाकी आप इक्विटी में रहने दें और डेट से फिर आप जिसे हम सिस्टमैटिक विथड्रॉल कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे आप उस 2 साल के अंत पहुँचते हैं, अगले 2 साल के लिए आपको जो भी ज़रूरत होगी पैसों की, उसे आप इक्विटी से डेट मूव कर जाएँ। तो इसे एक बकेटिंग करके हर 2 साल के लिए कितनी आवश्यकता होगी, उतना ही पोर्शन आप डेट में मूव करें, बाकी आप उसे इक्विटी में रहने दे सकते हैं, बिकॉज़ 2 साल का समय फिर भी है, तो वहाँ पर आपकी एक रिटर्न कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी उन पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो के लिए।
तो आमतौर पर जैसे बच्चों की पढ़ाई, अगर आप आपने ईएमआई पे करने के लिए ये भी एक गोल रहता है कि हमें ईएमआई भरना होगा कुछ सालों बाद। तो आमतौर पर ऐसे जो आपके लक्ष्य हैं, जिनका खर्चा 4-5 साल तक चलने वाला हो, उसके लिए आप पोर्शन में डेट में शिफ्ट होकर वहाँ से सिस्टमैटिक विथड्रॉल कर सकते हैं। तो इसी तरह की रणनीति मान लीजिए आप जब गाड़ी खरीद रहे हो, जब आप घर खरीद रहे हो तो आपको अपनानी चाहिए या वहाँ पे थोड़ा-सा आपको स्ट्रैटेजी अलग अपनानी पड़ेगी? मुझे ये भी समझना है कि डेट में हम कहाँ जाएँ, लेकिन मैं वो सवाल पे बाद में आऊँगी क्योंकि वो मेरे ख्याल से एक ही तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जहाँ पे आप पैसे शिफ्ट करेंगे। लेकिन स्ट्रैटेजी के लिहाज से बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का डिस्कस अगर हमने कर लिया है तो गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, इस तरह के एसेट्स इकट्ठा करना, इसकी स्ट्रैटेजी क्या अलग होगी? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई-लिखाई एक बहुत ही क्रूशियल गोल है। मैं ये नहीं कह रही कि घर खरीदना और गाड़ी खरीदना नहीं है, वो भी अहम लक्ष्य होते हैं लोगों के लिए, बट कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट ये जो बच्चों का लक्ष्य होता है पढ़ाई लिखाई का, वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी उसको दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। तो बाकी के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी कैसे अपनानी चाहिए? बिल्कुल कविता जी, क्योंकि देखिए जो बच्चों की पढ़ाई होती है उसे आप टाल नहीं सकते। घर खरीदना, गाड़ी खरीदना चाहे तो आप इसे 1-2 साल आगे पीछे कर सकते हैं। इसीलिए इनकी स्ट्रैटेजी मैं कहूँगी अलग होगी एक तरह से। और दूसरी बात इनमें ये हो जाती है कि आपको सारा पैसा एक ही समय पे चाहिए रहेगा। जैसे अगर आपने घर खरीदना है तो एक अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट या जो भी आपकी वैल्यू है वो आपको पूरी लमसम देनी ही है उसी समय। या अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप पूरा ही सारा पैसा एक ही साथ एक ही समय पे यूज कर लेंगे। इन लक्ष्यों के लिए जैसे मैं थोड़े समय पहले कह रही थी, अ, ऐसे ऐसे लक्ष्यों के लिए आपको 6 महीने या 1 साल पहले से आपका जितना भी वैल्यू जमा हुआ है उसे आप इक्विटी से डेट में मूव कर जाएं। और जब आपका लक्ष्य नजदीक आ रहा है, डेट डेट से ही वो 100% आपका विड्रॉ हो जाएगा। चलिए, रिटायरमेंट पर मैं आऊँ उससे पहले हमें डेट विकल्पों पे एक बार बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट को लेकर आप जो एसआईपी करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल सकती है। तो किस तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स डेट में हम बात कर रहे हैं? क्या इन पैसों को निकाल के आप फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हैं? क्योंकि अभी आपका जो मेन कंसर्न है वो कमाई नहीं है, अभी आपका मेन कंसर्न है आपकी कमाई को बचाना, उसे सुरक्षित रखना। तो डेट के किन इंस्ट्रूमेंट्स में आपको लगता है कि हम पैसे पार्क इन कर सकते हैं? और ख्याल है यहाँ भी रखें कि वो पैसों पे लॉक इन नहीं होना चाहिए, वो पैसे आपको जब भी ज़रूरत हो तब आपके पास होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होगा साथ में, बताइए। जी। यहाँ पर आपके पास 2-3 विकल्प होते हैं। आप फिक्स्ड डिपॉज़िट देख सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड डिपॉज़िट की जो टैक्सेशन होती है वो आमतौर पर मार्जिनल टैक्स रेट पे चली जाती है। प्लस अगर आपने फिक्स्ड डिपॉज़िट 6 महीने की है या 1 साल की है तो आमतौर पर आपने उसे रखना पड़ता है, नहीं तो एक पेनल्टी लग जाती है। डेट फंड्स का दूसरा ऑप्शन रहता है, लेकिन वहाँ पर भी मैं कहूँगी टैक्स रेट अगर देखा जाए तो मार्जिनल टैक्स रेट लग जाती है। तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो आर्बिट्राज फंड्स का होता है। यहाँ पर आमतौर पर 1 महीने के बाद आप कभी भी निकाल सकते हैं, कोई एग्जिट लोड नहीं, पेनल्टी नहीं लगती। आर्बिट्राज फंड्स एक डेट के सब्स्टिट्यूट ही है। प्लस इनमें जो टैक्सेशन आज के दिन पे आपकी लगती है, अगर 1 साल से पहले आप निकाल रहे हैं तो 20% की टैक्सेशन लग जाती है। 1 साल के बाद अगर आप निकालेंगे तो 12.5% की लग जाती है। तो रिटर्न आपको करीबन डेट जितना ही मिल जाता है, लेकिन पोस्ट टैक्स रिटर्न एफडी के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। तो ये एक ऑप्शन है जिन्हें आप चूज़ कर सकते हैं, मेरी सलाह ये होगी। और अगर मैं आर्बिट्राज फंड्स में 1-2 फंड्स के नाम ले लूँ तो आपके पास कोटक का आर्बिट्राज फंड है, एचडीएफसी का आर्बिट्राज है, एसबीआई के आर्बिट्राज फंड हैं। ये काफ़ी अच्छे फंड्स हैं अगर किसी ने इनमें निवेश करना हो अपने डेट पोर्शन के लिए तो। ऑलराइट, तो चलिए एक बार फिर से मेरे ख्याल से इन विकल्पों को हम फ्लैश करेंगे दर्शकों के लिए स्क्रीन पे, बिकॉज डेट फंड श्वेता लोगों को आसानी से समझ में नहीं आते हैं। यहाँ पर हमने नाम भी बता दिए और एक बार फिर से हम फ्लैश भी करेंगे ताकि लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर आपने आर्बिट्राज फंड रेकमेंड किए हैं, कोटक इक्विटी आर्बिट्राज, एसबीआई का आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आपने रेकमेंड किया हुआ है। 5 साल के रिटर्न की भी हमने यहाँ पर डिटेलिंग तो दे दी है। क्लियरली रिटर्न कमाना, वैसे मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उसके अलावा डिविडेंड यील्ड फंड भी आपने रेकमेंड किया है और बाकी
कुछ इक्विटी ओरिएंटेड आपने रेकमेंड किए हैं जो कि अपने लक्ष्यों के हिसाब से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहरहाल आर्बिट्राज की कैटेगरी अगर डेट में आप रेकमेंड कर रही हैं तो ये किस तरह की कैटेगरी होगी और डेट में यही कैटेगरी क्यों? जी। जैसे मैं कह रही थी, डेट में भी आपके पास वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड कैटेगरी होती है, जीसेक की कैटेगरी होती है, इंडेक्स फंड्स होते हैं डेट में। लेकिन आज के दिन पे समझ लीजिए आप एक गवर्नमेंट पेपर के डेट फंड में निवेश कर रहे हैं, तो वहां पर आपको यील्ड या जो गवर्नमेंट पेपर की जो एक्सपेक्टेशन होती है 6.5% के आसपास की रिटर्न बनती है। लेकिन वहां पर आपकी जो टैक्सेशन है आज के दिन पे, वो एक मार्जिनल टैक्स रेट लग जाती है, चाहे आप कितने ही समय के लिए उसे क्यों नहीं होल्ड कर रहे। तो अगर कोई 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं, तो वहां पर उदाहरण के तौर पर अगर आपको 6.5% की रिटर्न बन रही है, तो उसमें से आप 30% टैक्स में दे रहे हैं। यही अगर आर्बिट्राज फंड है और वहां पर आपको समझ लीजिए उतना ही अगर रिटर्न बन रहा है, तो आप अगर 1 साल के ऊपर उसमें निवेश कर रहे हैं तो 12.5% की टैक्स लग जाएगी। तो जो पोस्ट टैक्स रिटर्न की हम बात करते हैं, वो आर्बिट्राज में आपको बेहतर मिलता है डेट फंड के कंपैरिजन में। अगर आप उस 20% या 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं तो इसीलिए आर्बिट्राज की मेरी सलाह थी कि रिस्क अगर मैं देखूं तो आर्बिट्राज फंड में वैसे कोई मार्केट का रिस्क नहीं होता, बट पोस्ट टैक्स रिटर्न में वो थोड़ा बेहतर हो जाता है डेट फंड के कंपैरिजन में। और लिक्विडिटी की, जैसे मैंने कहा, ज्यादा करके आर्बिट्राज फंड्स में 1 महीने के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं होता, तो वो लिक्विडिटी जिन्हें चाहिए रहती है डेट की, वो भी मिल जाती है इसीलिए। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर ये समझाइश और बहुत ज़रूरी है निवेशकों को ये समझना कि इस तरह की रणनीति को आपको टाइम पर इम्प्लीमेंट करना है। श्वेता, आपने शुरुआत में 1 से 2 साल की विंडो कही है, क्या 5 साल पहले भी आप शुरू कर सकते हैं? मान लीजिए किसी ने बहुत ज़्यादा कॉर्पस इकट्ठा कर रखा है या किसी में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है कि मेरे अब लक्ष्य आने वाला है 5 साल में, तो मुझे निकालना चाहिए, तो ये इम्प्लीमेंट कब से करें इस स्ट्रैटेजी को? देखिए, मैं कहूँगी अगर आपके पास 5 साल का समय है ना अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, तो उस समय में तो आप 30% का डेट रखें, 70% इक्विटी रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी-सी भी एंग्ज़ियसनेस हो रही हो तो। अगर 2 साल का समय है, तो मैं कहूँगी आप चाहे तो 80% 80% तक डेट चले जाएँ, 20% आप फिर भी थोड़ा बहुत इक्विटी रख सकते हैं। लेकिन अगर 1 ही साल का समय है या 6 ही महीने का समय है, तो मैं कहूँगी 100% आप डेट में चले जाएँ और आराम से बैठ के अपना लक्ष्य पूरा कर लें। तो समय के हिसाब से आप थोड़ा-थोड़ा डेट में और इक्विटी में रख सकते हैं। तो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का, आपके गोल प्लानिंग का एक बहुत अहम हिस्सा कि गोल जब नज़दीक आ रहा हो तो अपने पैसों को इक्विटी से निकाल के डेट में शिफ्ट करें, और वो कैसे करें, किस तरह के लक्ष्य के लिए आपको कहाँ कैसे कब पैसे निकालने चाहिए, उस पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। एक ब्रेक हमें लेना होगा, ब्रेक पर मैं जाऊँ उससे पहले एक व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डालेंगे, क्योंकि इस तरह के नुस्खे और इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ हम आपको बताते हैं इस शो में। तो अगर आप भी अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में एक पूरी स्ट्रैटेजी वाइज सलाह चाहते हैं तो वो आपको केवल और केवल बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में ही मिलेगी। इसीलिए आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने चाहिए। व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार लाइव दर्शक अपने सवाल श्वेता से पूछेंगे। सवाल जवाब का सेशन शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब बारी है सवाल जवाब के सेशन की शुरुआत की। श्वेता राजानी हमारी आज की मेहमान बनी हुई है एक्सपर्ट के तौर पे, जो अब लोगों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगी। और हमारे पहले दर्शक भी फ़ोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ शुभांकर सरकार की। शुभांकर, गुड इवनिंग, नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो शुभांकर जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। शुभांकर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, मैं वेस्ट बंगाल नदिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। ऑलराइट शुभांकर, आपने अपना पोर्टफोलियो हमें दिया है, जहां पर आपने यूटीआई निफ्टी 50 में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, निपॉन स्मॉल कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप, और ये आपने पोर्टफोलियो बना रखा है। और आपने कुछ फंड्स को स्विच करने को लेकर भी सलाह मांगी है। यूटीआई इंडेक्स फंड को स्विच करके आपको एक एक्टिव फंड में जाना है,
है ना, और आप अपनी SIP बढ़ाना भी चाहते हैं, 13,000 रुपये आप इसको करना चाहते हैं, ठीक है। 15 साल तक आपको अपना पोर्टफोलियो निवेश करना है, 1 करोड़ रुपए आपको इकट्ठा करने। कोई खास वजह आपने इंडेक्स फंड से निकलकर एक्टिव फंड में जाने के बारे में सोचा? क्योंकि अभी तो शुभांकर ट्रेंड ऐसा है कि लोग इंडेक्स फंड की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, और आप ऐसे दर्शक हमें मिल रहे हैं जो बोल रहे हैं मुझे एक्टिव फंड में जाना है। कोई खास वजह? जी मैम, इंडेक्स फंड से शुरू किया था, 2023 से शुरू किया था। उसमें हजार रुपए से फर्स्ट टाइम शुरू किया था। उसके बाद आपका शो देखते देखते मैं और फंड बढ़ाया। अच्छा, फंड बढ़ाया। अच्छा। तो ये फंड मेरा ठीक ठाक चॉइस किया कि वो एक्सपर्ट से जाना है। ओके, चलिए फंड सिलेक्शन बताते हैं, और साथ ही क्या, बिकॉज देखिए हमें यहाँ पे लार्ज कैप की बात कर रहे हैं। लार्ज कैप के लिए अगर एक्टिव में ना जाएं, पैसिव में ही रहें और इंडेक्स फंड में रहें, तब भी मेरे ख्याल से कोई खास हर्ज नहीं होना चाहिए। बहरहाल श्वेता से पूछते हैं क्या करना चाहिए। तो श्वेता, फंड्स बताइएगा। फंड्स तो उन्होंने बढ़िया ही इकट्ठा कर रखे हैं मेरे ख्याल से। शो देख देख कर जो दूसरों को सलाह मिली है, इन्होंने अपने ऊपर भी लागू कर दी है वो सलाह। अब बताइए फंड्स में कहाँ बदलाव करने की ज़रूरत है? मोटा मोटा तो फंड्स ठीक ही लग रहे हैं वैसे। जी कविता जी, इनके फंड्स के चुनाव मैं कहूंगी अच्छे ही हैं। पर हाँ, जो इन्होंने UTI का इंडेक्स फंड चुना है, और जो अब ये कह रहे थे इन्हें एक्टिव फंड में मूव कर जाना है, मैं कहूंगी ये भी सही डिसीजन है। क्योंकि अगर हम इंडेक्स फंड देखते हैं ना, तो इंडेक्स फंड को अगर मैं एक्टिव फंड से कंपेयर करूं, तो एक्टिव फंड में वो 1-2% ज्यादा रिटर्न देने की गुंजाइश होती है। तो अगर इनके पास लंबा समय है, तो 1-2% का कंपाउंडिंग इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तो शुभांकर, UTI इंडेक्स फंड से आप निकल कर, मैं आपको कहूंगी कि आप एक HDFC का डिविडेंड यील्ड फंड, जो भी लार्ज कैप में हैवी ही होता है, उसमें भी करीबन 70-75% लार्ज कैप एक्सपोजर होता है। लेकिन क्योंकि वो एक्टिवली मैनेज्ड है, वो आपको एक इंडेक्स फंड से थोड़ा ज्यादा रिटर्न देने की गुंजाइश रखता है, आप वहां शिफ्ट कर जाएं। इसके अलावा एक और फंड जो मोतीलाल का मिड कैप फंड है, उसके जगह पे मेरी सलाह होगी, अगर आप एक SBI कॉन्ट्रा फंड शिफ्ट कर जाएं, तो आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि आपके पास थोड़ा स्मॉल कैप है, मल्टी कैप फंड्स हैं, तो मिड स्मॉल का एक्सपोजर वैसे है। मैं थोड़ा लार्ज कैप बढ़ा रही हूँ। SBI कॉन्ट्रा फंड आप कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। शुभांकर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? क्या आपने श्वेता की सलाह सुनी? आपको कोई और सवाल पूछना है उनसे, क्योंकि हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दूसरे। बताइए। तो मैं और 13,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो कौन कौन फंड में कितना रुपए करूँ वो प्लीज बता दीजिए। श्वेता, इसी जो आपने रिकमेंडेशन दी उसी में ही डिवाइड कर देना। बिल्कुल, उन्हीं में आप स्प्लिट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट शुभांकर। मेरे अगले दर्शक भी फोन लाइन पर हैं, राजेश वर्मा। नमस्कार राजेश, क्या हालचाल? नमस्ते जी, ठीक है मैडम। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं भोपाल से बोल रहा था। अच्छा, सर बताइए, 10 फंड्स इकट्ठा कर रखे हैं जी? 10 फंड्स डालें पोर्टफोलियो में? हाँ, म्यूचुअल फंड में मैंने 10 लाख नहीं, मेरा क्वेश्चन दूसरा था, एक और था इसके अलावा। हेलो? हाँ बोलिए ना। हाँ, इसके अलावा भी मेरा एक क्वेश्चन और ये था कि मेरे को 1 लाख रुपए पर मंथ SIP करना थी। आपने एक डाल रखा है कि आपको 5 लाख रुपए डालने हैं, और उसके अलावा आपको 1 लाख रुपए भी और डालने हैं हर महीना? जी हाँ, उसके लिए। समझ गए, ठीक है। तो अभी जो 5 लाख डालने हैं वो 3 साल के लिए डालने हैं, है ना? जी हाँ। और अभी 1 लाख डालने हैं, वो कितने साल तक डालने हैं? वो मेरे को कम से कम 3 साल तक के लिए डालने हैं। वो भी 3 साल तक है। और अभी जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया है वो कितने सालों के लिए है? वो भी 3 सालों के लिए है? जी हाँ, वो भी 3 साल के लिए। और ये कब से शुरू किया है आपने? ये तो मैं 5 लाख का तो मैं अभी लगाना हूँ, पिछले महीने से लगाऊंगा, अगले महीने से लगाऊंगा। नहीं, जो अभी एग्जिस्टिंग जो चल रहा है, जो 50 हजार रुपए आपने डाल रखे हैं ना लमसम, हाँ, ये तो कब से शुरू है? ये अभी 6 महीने हुए हैं मुझे। अच्छा,
तो ओवरऑल पोर्टफोलियो आपको 3 साल के लिए ही बनाना है। 3 साल में आपका कौन सा ऐसा लक्ष्य आने वाला है, क्या मैं जान सकती हूँ? ये मेरे पास हाउस लोन है मैडम 1.5 करोड़ रुपए का, हाँ, ओके ओके। तो उसके लिए मैं करना चाहता तो हूँ। ये 3 1 साल लाख के लिए रुपए तो की सर आपने 3 साल के लिए आपने बहुत जोखिम ले लिया है, जो आपने 50 हज़ार रुपए के फंड्स डाले हुए हैं पोर्टफोलियो में, लमसम आपने रखा हुआ है। सभी इक्विटी है और सभी काफ़ी जोखिम भरे हैं। अब इक्विटी 3 साल के तो काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है आपके लिए। ये आपने खुद अच्छा। बनाया है क्या? हाँ, मैंने खुद बनाया था मैडम। यहाँ पे देखिए, अब क्योंकि हमें टाइम फ्रेम पता नहीं थी, अब श्वेता का भी जवाब बदल जाएगा, क्योंकि वो सवाल पढ़कर उन्होंने एक और दूसरा जवाब दिया होगा। अब क्योंकि पता चल रहा है कि 3 साल का ही समय है, तो उनका जवाब भी बदल जाएगा। श्वेता बताइए, ये तो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं अपने इस पैसे पर, और 6 महीने पहले ही इन्होंने 10 फंड्स डाले हैं पोर्टफोलियो में। अभी 5 लाख रुपये और भी डालना है, और उसके बाद 1 लाख रुपये हर महीना और डालने हैं, जो कि 3 साल तक है। पूरा पोर्टफोलियो 3 साल तक का है। अब बताइए। जी, मैं एक्चुअली राजेश जी से समझना चाहूंगी कि इनके ये पोर्शन के अलावा कहीं कुछ डेट है इनके पोर्टफोलियो में, तो फिर भी ये थोड़ा बहुत जोखिम ले सकते हैं। समझ लीजिए कि अगर इनका बाकी पूरा पोर्टफोलियो डेट ओरिएंटेड है, कोई फिक्स और ये डिपॉजिट है या आपके पास कुछ और है राजेश जी? फिक्स डिपॉजिट है या आपने कैसे कोई पैसे बॉन्ड वॉन्ड में डाल रखे हैं, डेट फंड में डाल रखे हैं? मेरे पास 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट है। वो कब पूरा हो रहा है आपका? वो मेरे को हर मंथ पैसा देता है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि होम लोन चुकाने का जितना हो सके उतना आप चुकाना चाहेंगे इस पैसे को इन्वेस्ट करके, ऐसा है? हाँ मैडम, 1 लाख रुपए की मेरे पर मंथ EMI आती है। EMI जा रही है, हाँ हाँ। वो तो मैं दूंगा ही दूंगा। ये अलग से 1 लाख रुपए दूंगा, तो वो समझ बताइएगा गए। मुझे को। ठीक है, चलिए, ठीक है ठीक है। तो श्वेता, आप क्लैरिटी आ गई है, 10 लाख का इनका पड़ा हुआ है फिक्स डिपॉजिट। तो आप क्या सोच रही हैं कि वो फिक्स डिपॉजिट का इस्तेमाल कर लें? जी, मैं कह रही हूँ थोड़ा बहुत डेट तो है, तो वो 10 लाख है, और यहाँ पर ये 5 लाख और की बात कर रहे हैं, तो करीबन इनके पोर्टफोलियो में 66% डेट है, और ये 33% एक तरह से इक्विटी हो जाएगा। 33, और इन्होंने ऑलरेडी कुछ निवेश कर रखा है, तो 40-50% तक इनका इक्विटी चला जाएगा। राजेश जी, अगर 3 साल के ऊपर भी आप इसे एक्सटेंड कर पाएंगे, तो मैं कहूंगी आप इक्विटी में कंटिन्यू करते चले। आमतौर पर ऐसा होता है कि चलिए 3 साल नहीं, 1 साल और रुक गए, 2 साल और रुक गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसी सिचुएशन अगर आपकी है, तो फिर आप इक्विटी फंड्स में ही निवेश कर सकते हैं। एक चीज मैंने ऑब्जर्व की, आपके पोर्टफोलियो में एक AMC की कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब आपके पास में बहुत सारे कैनरा के फंड है, बहुत सारे HDFC के फंड है। उसे डाइवर्सिफाई करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक ही फंड हाउस का सेम स्टाइल भी हो सकता है। तो कुछ फंड्स में आप नाम ले रही हूँ, यहाँ पर आप 1 साल खत्म हो गया हो जाए तब एग्जिट कर जाना। कैनरा का फ्लेक्सी कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मिराई का एक मल्टी कैप फंड है, टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड, और एक वाइट ओक का फ्लेक्सी कैप फंड है। ये फंड से आप निकल जाएं, और इनके जगह पर मैं आपको कुछ लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स बोल रही हूँ, क्योंकि आपके पास समय भी 3 साल के आसपास का ही है। कॉन्ट का लार्ज कैप, SBI कॉन्ट्रा, और एक कोटक मल्टी कैप, ये 3 फंड आप जोड़ लें। और जो 5 लाख आप लमसम भी निवेश करने वाले हैं, इन्हीं फंड्स में आप इक्वली एलोकेट कर सकते हैं। चलिए राजेश जी, अगर समय बढ़ा सके तो अच्छा होगा आपके लिए, वरना बदलाव बताए हैं श्वेता ने। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई होगी। धर्मेंद्र कुमार मेरे अगले दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार धर्मेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सांगानेर जयपुर से बोल रहा हूँ, और आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये चैनल देखता रहता हूँ मैडम। तो ये मेरे को क्या है, 2-3 फंड में मैंने लमसम किया है, 2 फंड में, हाँ, और बाकी हाँ, में SIP है। तो एक बार SIP का जो है ना, वो रिव्यू करके बताइए मेरे को कि वो मतलब 15 से 20 साल के हिसाब से ठीक है क्या? मैं क्या अपनी गुड़िया है, तो बेटिया है, तो उनके लिए पढ़ाई के लिए और एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ। वेरी नाइस। तो आदित्य बिरला सन लाइफ, कनरा रेबेको स्मॉल कैप, अपना HDFC मिड कैप है, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। बाकी आपने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी डाल रखा है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मेरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप। ठीक है, फंड्स की डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं। तो बताते हैं आपको कि 20 साल के लिए आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फंड्स कैसे हैं। श्वेता जी, धर्मेंद्र जी, वैसे तो आपके फंड के चुनाव अच्छे ही हैं, लेकिन
एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की वो ये थी कि आपने एक थीमेटिक फंड ले रखा है, एक पीएसयू फंड है आपके पास जिसने आपको अच्छा रिटर्न दिया भी होगा, लेकिन इन थीमेटिक फंड्स का एक टाइमिंग का फैक्टर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सही समय पर निकल जाएँ। अगर आप वो नहीं निकलेंगे तो आपने जो अच्छा खासा रिटर्न देखा हुआ है वो कम भी हो सकता है। और दूसरा मिड और स्मॉल कैप पोर्शन पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर आज के समय में जितना मिड स्मॉल का जो एक्सपेक्टेशन है आपके पोर्टफोलियो का करीबन 40% आप रख सकते हैं मिड स्मॉल में। उससे ज़्यादा मैं सलाह नहीं दूँगी। तो कुछ फंड्स जहाँ आप एग्ज़िट कर जाएँ, आदित्य बिरला का पीएसयू इक्विटी फंड, मिरेय का लार्ज एंड मिड कैप फंड और कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड। ये 3 फंड से निकल के इसके जगह पे आप एचडीएफसी फोकस 30 क्वांट का एक एक्टिव फंड और डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है, ये 3 फंड्स आप रिप्लेस कर सकते हैं पोर्टफोलियो के लिए। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ जितना हो सका श्वेता हमने सवालों को शो में शामिल करने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाला और आज दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग की। और चलिए इसी के साथ फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार हर शुक्रवार को क्योंकि एक बाज़ार के दिग्गज से आपको हम मिलाते हैं, उनके साथ बातचीत के कुछ अंश आपको बताते हैं। अब क्योंकि अगला हफ्ता काफ़ी अहम होने वाला है इस लिहाज से क्योंकि रेट कट की संभावना जो कि बाज़ार लेकर बैठा हुआ है उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। उससे पहले अगर बाज़ार में रणनीति बनानी हो, पोजिशनल या अपने पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करना चाहिए तो वो क्या बदलाव होना चाहिए, विस्तार से बात की है हमने जॉयदीप सेन से और उस बातचीत के अंश आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।